गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और मैं आज आपका जो नेशनल हेल्थ मिशंस एनएचएम के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट का जो सीएचओ का पेपर आज हुआ है, इस सॉल्यूशंस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। बात करें थोड़ी सी, मैं ब्रीफली बात कर लेता हूँ। तो पेपर में आपके क्वेश्चन रहे हैं 150, और इसमें मेजर पोर्शन में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहा जो नर्सिंग है। नॉन टेक की मैं बात करूं तो जीके पूछा गया है आपसे, हिंदी में क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर में हैं, और इंग्लिश में क्वेश्चंस आपके रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं नॉन टेक के हिसाब से। तो नॉन टेक की मैं बात करूं तो जीके के आपके क्वेश्चंस जैसे विलोम शब्द पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है, संधि पूछी गई है आपसे, और एक क्वेश्चन आपका शायद समास के ऊपर भी है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें शायद कुछ रिलेटेबल वर्ड से क्वेश्चन थे। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। उसकी लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चंस हैं, फायरवॉल पूछी गई है आपसे, सॉफ्टवेयर के कोडिंग पूछे गए हैं। ये सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर पूछा गया। फिर बात करते हैं जीके की। तो जीके में देखिए दोनों पोर्शंस हैं, इंडियन भी पूछा गया है आपसे, पॉलिटिकल भी पूछा गया है, हिस्ट्री भी पूछा गया है, और राजस्थान का भी क्वेश्चन देखने को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और लास्ट बचता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चंस भी आपके पिकअप हुए हैं, वर्क के हुए हैं। ठीक है, और मिस अरेंजमेंट था सेंटेंस का, वो आपको अरेंज करवाया गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेक के क्वेश्चन बने हैं, जो कि आप सभी को पता है जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं एवरी कंपटीशंस की, उनको पता है कि उनका कंपटीशन टेक की सब्जेक्ट होता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अब आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की, जो है नर्सिंग। तो नर्सिंग्स में जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आज पूछे गए हैं, लगभग मेरे हिसाब से 100 के आसपास आपके क्वेश्चन हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के थे, ना ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा टफ थे। मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा। ठीक है, एवरेज ऑन एवरेज क्वेश्चन कम्युनिटी से पूछे गए हैं, पीडियाट्रिक से पूछे गए हैं, ऑप से पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल और न्यूट्रिशन से। जो बेसिक है कि सीएचओ में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस बनने की उम्मीद थी। तो ओवर एंड ऑल पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है, अब इस पेपर को मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में हम सॉल्यूशन करेंगे, पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा आपके 1 टू लेके 150 तक। लास्ट में हम बात करेंगे इसके केस सिनेरियो पे, क्या आपका कट ऑफ रहेगा, क्या प्रिडिक्शन रखने वाली है। कुछ क्वेश्चंस मुझे इसमें डाउटफुल लगे हैं, जो मैं आपको बता दूंगा कि ये डाउटफुल है, मेरे अकॉर्डिंग उसका आंसर ये रहेगा, लेकिन बोर्ड इसका क्या आंसर देखता है वो आपको आंसर की में मिलेगा। ठीक है, सो उस पर आप डाउटफुल आपको भी नहीं रहना है, स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक पेपर और है नर्स ग्रेड 2 का, आई थिंक एक साइकेट्रिक नर्स का भी पेपर है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए अगर आपने उसका फॉर्म फिलअप किया है तो। ठीक है, तो एज यूजुअल ये वीडियो जो है वो आपके लिए बन रही है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आएगा, जैसे आपने पिछले सेशंस के हमारे वीडियोस पसंद किए थे। तो अगर लेक्चर्स अच्छा लगे तो आप लाइक करके और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और क्या हम इसमें और सुधार कर सकते हैं ये अपना कमेंट सेक्शन रखना। हाँ, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी व्यूअर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो पेपर कंप्लीट होने के बाद अपने आंसर्स, तो आपका टोटल जो स्कोर है वो आप रख दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इस पेपर्स के सॉल्यूशंस के बाद में एक मैसेज में डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपके क्वेश्चंस के प्रिडिक्शंस मुझे बता देना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो उससे क्या है कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कट ऑफ में वेरिएशंस अगर होगा तो मैं लेक्चर्स के पिनिंग कमेंट्स में अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे रख दूंगा, तो जो भी एडिशन होगा वो आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर्स। तो आज का आपका लेक्चर्स है राजस्थान सीएचओ एग्जाम 2025। ठीक है, 150 इसमें आपके टोटल एमसीक्यूज आए हैं, 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव है, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट रहने वाला था। ठीक है, मॉडरेट आपका पेपर रहा है,
ठीक है, मॉडरेट लेवल आपका पेपर आया है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, हाउ मेनी districts were included in category C under the RCH phase 1 प्रोग्राम? ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो फेज 1 थी उसमें कैटेगरी सी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व किए गए थे, आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 265 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो कैटेगरी सी में रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आरटीआई और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल अंडर आरसीएच प्रोग्राम इम्प्लीमेंट इन कोलैबोरेशन विथ, ये आपसे ये पूछ रहा है कि आरटीआई और एसटीडी कंट्रोल करने के लिए जो आरसीएच प्रोग्राम था वो किसके साथ कोलैब किया गया था, वो कोलैब किया गया था नाको। ठीक है, सो सी इसका राइट आंसर होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी गोल ऑफ असेंशियल न्यूबॉर्न केयर। देखिए क्वेश्चन आपसे कितना भी टफ पूछे आपको क्वेश्चन समझते हुए चलना है। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन आपसे पहला प्राइमरी यानी प्राइमरी गोल पूछा गया, सेकंड आपसे पूछा गया था न्यूबॉर्न केयर पे आपको प्राइमरी गोल फोकस करना है, तो रिड्यूस करेगा किस चीज को। अब मोर्टेलिटी दिया गया है यानी डेथ के बारे में पूछ रहा है और बात पूछ रहा है आपसे न्यूबॉर्न की, तो न्यूबॉर्न में मोर्टेलिटी को आपको रिड्यूस करना होता है, तो नियोनेटल और पेरीनेटल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे, एमडीजी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का फोकस किस चीज पे था, आपको हमेशा ध्यान रखना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे वो पुअर्टी रिडक्शन के पे थे। ठीक है, पुअर्टी रिडक्शन पे फोकस है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपके पुअर्टी इरेडिकेशन, तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे एसडीजी को लेके, ये रहा। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एमडीजी और एसडीजी पे। एसडीजी टोटल आपके 17 है, कितने हैं 17 डेवलपमेंटल गोल्स सस्टेनेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था एड्स का पहला केस इंडिया में कब डिटेक्ट हुआ, तो चेन्नई में हुआ था 1986 में, फर्स्ट केस पूछा गया है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा जो पार्ट है वो कोल्ड चेन सिस्टम में नहीं है। कोल्ड चेन सिस्टम किसमें यूज करते हैं हम, वैक्सीन प्रिजर्व के लिए। वैक्सीन प्रिजर्व में आप क्या क्या यूज करते हैं, आईएलआर यूज करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूआईसी यूज करते हैं और कोल्ड बॉक्स यूज करते हैं। क्या कॉटन आप यूज करते हैं, नहीं करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अपने को ज्यादा सोचना भी नहीं था क्योंकि इन्होंने सोचने के लिए अपने को बोला भी नहीं, तो ज्यादा अपने को नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हेल्थ रिस्क फेस बाय वुमेन एंड गर्ल्स ड्यू टू इनइक्वालिटी। क्वेश्चन सीधा सा था कि कौन से हेल्थ रिस्क वुमेन्स और गर्ल्स जो है वो इनइक्वालिटी की वजह से फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो क्या डायबिटीज ऑप्शन है, नहीं। ओबेसिटी, नहीं। हार्ट डिजीज, नहीं। कैंसर और डिप्रेशन, ये इनइक्वालिटी की वजह से ये सबसे ज्यादा फेस करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। एएनएम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, तो कहाँ लिखा हुआ है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था अंडर एनआरएचएम। ठीक है, तो आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। आपसे नेक्स्ट पूछा गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और आपको एलएमपी दिया हुआ था 10 जून 2014, 10 जून 2014। तो 2014 जून 2014 में आपको 9 मंथ ऐड कर देने हैं पहले, तो कितना आ जाएगा मार्च 2025 आ जाएगा। ठीक है, और जो एलएमपी दी हुई है आपको उसमें 7 डेज ऑफ आपको ऐड कर देने हैं, तो 17 मार्च 2025 आपका ईडी दिया जाएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो 10 जून आपको एलएमपी दिया हुआ है 2024 का, तो ईडी कितना हो जाएगा 17 मार्च 2025। नेक्स्ट देखिए, आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया किसका, यूरिन का। यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 1.005 से 1.025। ठीक है, 1.005 से 1.025, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी।
क्लियर है? 13 नंबर के क्वेश्चंस में सार्स आपको पता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इमरजेंसी कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की इमरजेंसी। तो सार्स स्टैंड फॉर जो कोरोना से रिलेटेड भी होता है, प्राइमरी जो वायरस था वो इसी से रिलेटेड था, सार्स कोव 2, सो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, फिर यहाँ देखिए व्हाट इज द नॉट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आपको दिमाग में सोचना है कि मान लीजिए कोई डिजास्टर है तो वहां पे फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए डिजास्टर को आप प्रिपेयर करते हैं, डिजास्टर आने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, मिटिगेशन करते हैं, और डिजास्टर हो गया है तो वहाँ रेस्पॉन्स के लिए जाता है। क्या वहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन होती है? नहीं होती है। तो राइट आंसर डी हो गया। इस तरह से आपको निकाल लेना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है या किसके द्वारा वो फैलता है? तो चिकन पॉक्स वायरल प्रॉब्लम है तो वायरस से फैलेगा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेग्नेंट लेडी की कैलोरी पूछी गई थी आपसे डेली की, इसकी प्रेग्नेंट वुमेन की, तो कितनी होती है? तो 2500 किलो कैलोरी होती है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नॉन ऑक्यूपेशनल्स, आपको डिजीज बतानी थी। नॉन ऑक्यूपेशनल्स तो सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल है, पैगोसिस ऑक्यूपेशनल है, एस्बेस्टोसिस ये भी ऑक्यूपेशनल है, बट निमोनिया ऑक्यूपेशनल नहीं है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल नहीं है इसलिए नॉन ऑक्यूपेशनल है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हिंदी के क्वेश्चंस हैं। तो मुनीस जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनि धन ईश। मुनि धन ईश, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। अनुज शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया, तो अनुज का उपसर्ग होगा आपका अन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन है आपका समास से लेके कि कौन सा गलत कथन है, ये आपसे पूछा गया है। तो जहां दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसको अवयवी समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है, ये गलत है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे युगम का पूछा गया था, मैंने बोला था आपसे कि कौन सा किसके साथ फिट बैठ रहा है। तो उपल पत्थर और उत्पल कमल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है। कृत का मतलब किया हुआ होता है, क्रीत का मतलब खरीदा हुआ होता है, ये भी सही है। अपेक्षा का मतलब आशा होता है और उपेक्षा का मतलब अवलेना होता है, ये भी सही है। लेकिन इति का मतलब विघ्न नहीं होता है, इति का मतलब पूर्णता ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी। ये आपसे नहीं ही पूछा गया है। पर्यायवाची शब्द में आपको सही विकल्प चुनना है और आपसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जमुना जो है उसको हम रवि कन्या बोलते हैं। ठीक है, रात को हम यामिनी बोलते हैं। ठीक है, वसंत को हम दुकुल बोलते हैं, और रमा आपको पद्मा को बोला जाता है। तो आप मिला लीजिए कौन सा आपका सही बैठेगा। ए के साथ सी है और बी दो के साथ ए है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट था विपत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो संपत्ति होता है। ठीक है, यही आंसर। यहाँ से आपके कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी जीके में। तो क्वेश्चन था ए चेरी दैट वुड ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, हु हैज गिवन अबव स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध। अवध के स्टेट में प्रिंसली ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि एक चेरी ड्रॉप हो सकती है इनटू वन माउथ आवर माउथ वन डे? ऑप्शन थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सले, वारेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंग। क्या ऑप्शन आपका राइट होगा 24 के अंदर? तो देखिए, तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी। ओके, सो राइट आंसर है ए, इनका ये स्टेटमेंट रहा है। चलिए 25 देखते हैं आप। 25 देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि राजस्थान के वो कौन से लीडर्स हैं जो इसमें
एक्टिवली पार्टिसिपेट थे। ठीक है, तो 25 में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए, भंवरलाल सराफ जो थे ये जोधपुर से रिलेट करते हैं, जमनालाल जो बजाज हैं वो शेखावटी से रिलेट करते हैं, मुक्ता प्रसाद जो वकील हैं ये बीकानेर से रिलेट करते हैं, और पंडित गौरी शंकर जो है वो अजमेर से रिलेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, भंवरलाल सराफ जोधपुर यानी A4, B3, C2, D1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अंगरखी का नॉट पूछा है। अब अंगरखी का मतलब क्या होता है, तो अपन मतलब अपनी बॉडी को मतलब कवर करने के लिए राजस्थान में हम अंगरखी बोला करते हैं। तो उसका पार्ट्स क्या नहीं है, कौन सी टाइप की अंगरखी नहीं होती है, तो मिर्जई होती है, तंशुक होती है और गाबा भी होती है, लेकिन निचोल नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया सुंदरी एरीटीरा टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो ये वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। अब ये किस तरह के होते हैं, तो लिटोरल और स्वैम्प टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा 27 का। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है, तो ये है कोटा में, चंबल। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट पूछी गई है 29 की, जो आपको सेकंड से रिलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिए सिक्स प्लान जो है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको दिमाग घुमाने के लिए दिया गया था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सिक्स जो है वो कनेक्ट है फास्टर और मोनो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, 9 जो है वो है डायरेक्ट अटैक ऑन पुअर्टी, 11 जो है इंक्लूसिव फास्टर सस्टेनेबल ग्रोथ, और 12 जो है ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। यानी राइट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। नेक्स्ट है टू मैन अप्रोच एपिडेमोलॉजी में दो मैन अप्रोच कौन सी होती हैं, दो मैन अप्रोच होती हैं क्या, एक तो क्वेश्चन पूछना, दूसरा उन क्वेश्चनों को आप जो ने जो पूछा है उसके जो आंसर्स आपको मिले हैं उनका आपको कंपैरिजन करना है, यानी आस्किंग द क्वेश्चन एंड मेकिंग द कंपैरिजन। ये दो ही मेन अप्रोच होती हैं किसकी, एपिडेमोलॉजी। तो ए आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चेन ऑफ इन्फेक्शन पूछी गई है इंटरएक्टिव प्रोसेस की, जिसमें एक चीज इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको पता है कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एजेंट होता है, होस्ट भी होता है और एनवायरनमेंट भी होता है, लेकिन फूड नहीं होता है। राइट आंसर से इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन यूज इन एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन नहीं है, तो कौन कौन सी होती है ऑब्जर्वेशनल, तो देखिए क्रॉस सेक्शनल होती है, कोहार्ट होती है, केस कंट्रोल होती है, लेकिन इंसिडेंस स्टडी नहीं होती है ऑब्जर्वेशनल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। फिर पूछा गया आरबीएस के कब लॉन्च हुआ, तो आरबीएस के लॉन्च हुआ फरवरी 2013 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 34 देखिए, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट पूछा गया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कंजेस्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी बोल सकते हो आप इसको। तो क्या क्या है, ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, पोलोडेक्टिली भी नहीं है, स्पाइनोबाइबिटाई न्यूरो की है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस पीडीए, सिंपल आंसर था, पीएचडी एएसडी पीडीए एंड टॉफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया देखिए कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या नहीं है। ठीक है, तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस ये भी सही है, रिहेबिलिटेशन ये भी सही है, डिजास्टर रेस्पॉन्स ये भी सही है, डिजास्टर मिटिगेशन ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल अगर आपको मेजरमेंट करना है तो कौन सी मेथड नहीं है, तो नेटिलिटी रेट भी होती है, मोर्टेलिटी भी होती है और मॉर्बिडिटी भी होती है। क्या नहीं होती, मैचुरेशन रेट नहीं होती है। तो बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कॉमन आपको इंडिकेटर बताना है रेफरल पॉइंट का, एक न्यूनेट का, कोई न्यूबॉर्न बेबी है जिसको आपको रेफर करना है, तो कौन सा कॉमन पॉइंट होगा। देखिए पहला था कि लेस देन बर्थ वेट है 1800 ग्राम, दूसरा था ब्रेस्ट फीडिंग आपने 1 घंटे में कराई, ये तो सही है, गेस्टेशनल एज 40 वीक की है, ये भी सही है, क्राइंग कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ये भी सही है। तो 1800 ग्राम का अगर बेबी है तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, एलबीडब्ल्यू। तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे,
रेफर करोगे। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास में ए सही है, तो कॉमन इंडिकेटर है रेफर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 38। 38 में था कि असरेशन दिया गया है और रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो कॉज करती हैं 757 मिलियन डेथ इन वर्ल्ड वाइड, अकॉर्डिंग 2016 की रिपोर्ट के अनुसार। और दूसरा कह रहा है रीजन क्या है कि दे आर प्राइमरीली कोज बाय इन्फेक्शियस एजेंट एज बैक्टीरिया और वायरस। तो क्या लग रहा है आपको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है तो बैक्टीरिया और वायरस से कौन होती है, प्राइमरली कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या सही होगा बताइए। यहाँ पे ए सही है और आर रॉन्ग है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, 39 देखो, आपसे पूछा गया एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पूछी गई, कहाँ की, राजस्थान की, कब की, 2018-20 की, 2023-24 के रिव्यू से। तो राजस्थान की कितनी है, 102 है एमएमआर। ठीक है, कितनी है, 102 है। क्लियर, तो इसके नियरेस्ट में अकॉर्डिंग डाटा कौन सा है, 1110, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, बाकी ज़्यादा है। फिर पूछा गया क्वेश्चन आपसे 40, देखिए कितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे जिन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, कितने मेंबर थे, तो 284, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शंस आपके सामने, दो स्टेटमेंट आपके सामने रखे गए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको कि प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट वो सिमिलर होता है दोज यूटी के। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, स्टेट लेजिस्लेशन जो होता है वो पावर टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज फॉर द कंटेनमेंट। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेशन स्टेट का सिमिलर होता है, यूटी का नहीं होता है। तो ए गलत है, बी यहाँ पे सही है, तो ओनली सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो डी यहाँ पे करेक्ट होता है। स्टेट और यूटी का जो लेजिस्लेचर है वो अलग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। The privilege of legislation of a state are similar to those of union parliament, and the state legislature has the power to punish for breach of its privilege for containment. Okay, इसको आप एक काम कीजिए, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, इन्होंने लेजिस्लेचर पूछा था प्रिविलेज पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो स्टेट और यूनियन का ये भी सही है, और यहाँ पे स्टेट के पास में पावर होती है कि उसके प्रिविलेज को अगर कोई ब्रीच करता है तो पनिश कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकेंड, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 42, देखिए क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स आपको डिस्क्राइब करना है, नीचे दिए गए जो स्पीसीज है कि फाउंड ओनली स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, ए। नेक्स्ट देखिए, मैच द ग्रीन हाउस गैसेस का मैच पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो मैथेन जो है वो निकलती है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो लैंड फिलिंग से, और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से। ठीक है, सो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर से जीके का क्वेश्चन है। गुजरात का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेंटर या प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, सूरत में, तो राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर है जो होस्ट कर रहा है आर्म फोर्स फ्लैग डे, AFFD कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR कॉन्क्लेव में इन दिसंबर 2024, तो न्यू दिल्ली, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अनुमोदन, परिकल्पना और अनुज्ञप्ति,
तो देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, अपने को इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस। और अनुज्ञप्ति का मतलब लाइसेंस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। फिर था मुहावरा, थोता चना बाजेगन का मतलब हो गया ज्ञान कम होता है लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं लोग। तो राइट आंसर हो गया डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन जो प्रेग्नेंट लेडी में यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको पता है कि लाइव वैक्सीन आप प्रेग्नेंट लेडी में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बची कौन? टीटी, टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन होती है ये, तो आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका टीटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पहला कांटेक्ट पॉइंट कौन सा होता है जहां पे कम्युनिटी पर्संस किसी रूरल हेल्थ सर्विस से कनेक्ट होता है या मिलता है? तो कौन सा होता है? सब सेंटर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सब सेंटर पे शायद आई थिंक एक और क्वेश्चन आया है जो आपके पॉपुलेशन काउंटिंग पे भी आया है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये ना पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा। ये देखिए, नाम लिया और हाजिर हो गया है। सब सेंटर पूछा गया आपसे, ट्राइबल एरिया के सब सेंटर की पॉपुलेशन काउंटिंग पूछी गई है तो 3000 होती है। ठीक है, यही आंसर होगा। और अगर प्लेन एरिया का पूछता तो 5000 होता। ठीक है, इंचार्ज पूछा गया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, तो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ द अर्थ इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर द स्काई वुड हैव अपीयर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, अगर मान के चलिए कि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना हो तो स्काई आपको कैसा दिखेगा? तो ब्लैक दिखेगा। राइट आंसर आपका बी होगा, एटमॉस्फेयर है इस वजह से ब्लू दिखाई देता है हमें। कौन सा मटेरियल पेंसिल में यूज किया जाता है? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ग्रेफाइट जो यूज होता है वो पेंसिल में यूज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या था कि देखिए ये क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कि आपको बनाना है एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन करना है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एडजेक्टिव क्लोज आपको यूज करना है 55 में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? द चेयर विथ ए ब्रोकन लेग इज माइन, गलत है। द चेयर विच हैज ब्रोकन लेग इज माइन, ये सही है। द बुक्स वर फाउंड इन थीव्स रीडिंग प्लेस, ये भी गलत है। एडजेक्टिव क्लोज आपको यूज करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। 56 देखिए, 56 है fill in the blank with the most appropriate form of the verb. If I blank get this job, I buy a new car by next year. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 56, ठीक है, अकॉर्डिंग मी ये डाउटफुल है। मैं बता देता हूँ आपको क्यों डाउटफुल लग रहा है ये हमारे फैकल्टी को। इसमें आई ऑप्शंस जो हैं वो सारे फिल दिए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस में साल होना चाहिए था। ठीक है, जो कि ऑप्शंस यहाँ पे सारे बिल दिए गए हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना है कि डाउटफुल क्वेश्चंस है, तो या तो इसका बोनस आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का, या फिर इसका आंसर जो भी आरएसएस भी डिसाइड करे वो। अगर फिर भी इसको क्लियरेंस मुझे मिलेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शंस में इसको अपलोड कर दूंगा। ओके, हाँ, सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पेंडिंग रहेगा क्योंकि आई के साथ बिल यूज हो नहीं पा रहा है। तो साल यूज करते हैं, साल आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सो अगर ये ऑप्शंस का करेक्ट आंसर मुझे मिलता है, मैं ट्राई करूंगा, अगर मिलेगा तो मैं आपके लिए कमेंट सेक्शंस में रख दूंगा। ठीक है, अदरवाइज जो आरएसएस भी का आंसर रहेगा वो इसमें कंफर्म होगा। अभी आप मेरे अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसमें एक इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस है, इसको कोमा के थ्रू आपको अप्रोप्रिएट करना है। ठीक है, सो टॉम्स हैरिसंस बॉट द हाउस। सो राइट आंसर यहाँ पे 57 में आपका राइट आंसर होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जम्बल्ड, एक सेंटेंस है जिसको आपको अप्रोप्रिएट ऑर्डर में बनाना है। और जम्बल्ड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है हैव स्लैश मैट स्लैश नेवर स्लैश सच प्यूपिल रूड आई। ठीक है, तो 58 का जो राइट आंसर आपका है वो है आई हैव नेवर मेट सच रूड पीपल। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट जो स्पीच है उसका है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, सी रिक्वेस्ट हिम टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। राइट आंसर आपका क्या होगा, सी सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन। सो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो डायरेक्ट स्पीच को आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पॉसिबिलिटी पे पूछा गया है, जिसमें एक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है ब्रैकेट में कि आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी बतानी है। तो पॉसिबिलिटी आप कब बता सकते हो, ऑप्शंस में था द स्टोरी बी ट्रू, कोई स्टोरी है जो ट्रू हो सकती है, तो साल, विल, वुड, तो ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो नहीं करेंगे, कैन यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फीवर का मेन वेक्टर कौन है, तो आपको पता है एडिस इजिप्टी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे आने वाली एग्जाम्स में भी ये आपके क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड कब की जाती है, तो आपको पता है कि यूआईपी जब 1985 में आया है तो मीजल्स उसमें तभी ऐड हुआ था, और ये दिया जाता है 9 to 12 मंथ में, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो एज ए बैरियर मेथड का काम करेगी वो कौन है, कॉन्डोम, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट था कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो प्राइमरली अफेक्ट करते हैं किस बॉडी पार्ट्स को, तो वो अब आपको पता है कार्डियो किससे रिलेटेड होता है, ब्लड वेसल से, तो वास्कुलर सिस्टम को और हार्ट को ही इफेक्ट करेगा, ब्रेन लंग सिस्टम को तो करेगा नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में किस एरिया को अफेक्ट करता है, तो थंब को करता है, इंडेक्स को करता है और मिडिल फिंगर को करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमयूएसी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होती है, तो मेजर करती है न्यूट्रिशन वैल्यू को। ठीक है, तो फॉर फैट फ्री मास हैविंग कलर, तो आपको बताना था कि एमयूएसी में जो स्पेशल टेप होती है उसमें कलर कौन से होते हैं। ठीक है, तो कलर कौन कौन से होते हैं उसमें, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 67 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है बहुत बार रिपीट हुआ है क्या कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछ लेते हैं या फिर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछ लेते हैं। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, जिनको आप मॉडिफाई कर सको, तो एज को आप मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं, जेनेटिक फैक्टर को कर सकते हो, नहीं, सेक्स को कर सकते हो, नहीं, ओबेसिटी को किया जा सकता है विद एक्सरसाइज या डाइटिंग से, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, अब यहाँ से देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं आपके। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ट्राई बिफोर और बाई सॉफ्टवेयर, ट्राई बिफोर बाई सॉफ्टवेयर, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट डाटा एंट्री आप कैसे कर सकते हो, किसी सीपीयू में कम्युनिकेट करके, तो कैसे कर सकते हो, थ्रू ए डायरेक्ट केबल कनेक्शन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मालवेयर रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मालवेयर का मतलब क्या होता है, वायरस। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मालवेयर इन्फेक्शन अगर मान लीजिए आपको प्रिवेंट करना है, वो भी किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, जो कि हम हर पीसी में करते हैं, भाई हम इंटरनेट यूजर हैं तो हमें एंटीवायरस चाहिए, जो कि क्या काम करता है, जो भी वायरस हमें इंटरनेट से हमें मिलते हैं या फिर जो कैसे होते हैं या जो कुकीज होती हैं उनको वो क्या करते रहते हैं, डिफीट करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, जिससे हमारा सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर रहे। ठीक है, और वो हैक ना हो, तो इन्होंने क्या बोला है, कंक्लूजन ये दे रहे हैं आपको कि साइबर सिक्योरिटी में रेगुलर अपग्रेड और क्वेश्चंस ऑनलाइन कंडक्ट आर एसेंशियल, बिल्कुल जरूरी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलोन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट ऑल मालवेयर इन्फेक्शन, तो ये गलत है। अकेला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो मालवेयर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे एक होगा, ओनली वन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71, मैच द फॉलोइंग, इसको मैं थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ, यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, इसका आंसर इस पे आपको दिख जाएगा। 71 में देखिए सेम क्वेश्चन आया है, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, पेनल्टी साइबर क्राइम्स अंडर आईटी एक्ट, रोल ऑफ द आईटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और सेंसिटिव पर्सनल डाटा, इनको आपको मैच करना है। तो मैच करने में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा ऑप्शन था, साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल जो होता है वो होता है एक फोरम जो रिजोल्व करता है डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम्स,
और लाइकिंग हैकिंग और डाटा टेम्परिंग। तो यानी पहले का ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। पेनल्टी फॉर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट, ठीक है, इसके लिए क्या ऑप्शन सही था? एंश्योर प्रोटेक्शन और पर्सनल डाटा, प्रोवाइड पेनल्टी और साइबर क्राइम्स। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए दूसरा सही है और दूसरे के लिए पहला सही है। तीसरे के लिए क्या आईटी एक्ट का रोल होता है अंडर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? तो इसमें क्या होता है? प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और डिजिटल सिग्नेचर को, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी होता है। तो थर्ड का थर्ड के साथ मैच होता है और फोर्थ का फोर्थ के साथ मैच होता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ सही है ये। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। तो राइट ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें ही प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप रेगुलर अपडेट रखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं आराम से, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट आर द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम? अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में क्या चीजें होनी चाहिए, तीन मेजर कंपोनेंट आपको बताना है। तो क्या क्या होती हैं? देखिए, एडिटर होता है टेक्स्ट के लिए, टूल होता है इंसर्टिंग मल्टीमीडिया के लिए, और स्लाइड शो पैटर्न होता है कि नहीं होता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? टेक्स्ट चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए और स्लाइड शो सिस्टम चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 73 देखते हैं। तो 73 में आपका राइट आंसर होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट गारंटी करता है लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सैनिटेशन वर्ड्स की डेफिनेशन पूछी गई है। अकॉर्डिंग नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन इन यूएसए, साइंस ऑफ सेफ गार्ड हेल्थ। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट। डिप्थीरिया प्राइमरीली किसको अफेक्ट करता है? थ्रोट को करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 76, ठीक है। 76 में बात करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको कनेक्ट करना है, करते हैं साहब। तो देखिए, टॉन्सिलाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, ठीक है। कैटेरेट का मतलब क्या हो गया? क्लाउडिंग ऑफ लेंसेज, ठीक है। फेरिंजाइटिस का मतलब क्या हो गया? सोर थ्रोट। तो और ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब हो गया फिक्सेशन ऑफ द स्टेपीज बोन, ठीक है। तो ऑप्शन आप क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, सेकंड में पहले में है बी, तो पहले में बी, यहाँ है सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में सी। सो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज जो वायरस माइक्रो वायरस ग्रुप वायरस से होती है, ठीक है। तो माइक्रो वायरस से कौन होती है? फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज जो कोज होती है वायरस ऑफ माइक्रो वायरस। तो मीजल्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। कोलेरा विब्रियो से होता है। हाउ मेनी कैविटीज जो बॉडी में पाई जाती हैं? 4। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये स्टाइलिश क्वेश्चन लगा मुझे, और बच्चे हुए यहाँ पे कंफ्यूज। क्वेश्चन आपसे सीधा मर्ज था, आपको कैलकुलेट करना था सिर्फ ओनली टीबीएसए, वो भी किस में? बर्न पेशेंट में। यहाँ आपसे फ्लूइड नहीं पूछा गया था, तो बच्चों ने ज्यादातर आंसर पार्कलैंड फॉर्मूला भी दिया है, किसी ने लन ब्राउडर चार्ट भी दे दिया है। सिंपल सा राइट आंसर था, एडल्ट का क्वेश्चन था। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग आप टीबी ऐसे निकालते हैं एडल्ट के केस में, बर्न के पेशेंट में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे रूल ऑफ 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड स्टेज की आपसे फेज पूछी गई थी कि कौन कौन सी फेज होती है? तो पर्पल्सिव होती है और एक्सपल्सिव होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समान वही कॉलम मिलाने हैं आपको, तो मिलाइए एपिडेमियोलॉजी किससे मैच करती है? तो देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी हेल्थ, प्रोमोट हेल्थ कम्युनिटी लेवल, डेमोग्राफी किसको करती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टेटिक्स, और एपिडेमियोलॉजी किसको करती है? स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले ऑप्शंस का राइट आंसर है 4, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस का राइट आंसर है तीसरा।
तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? अगर पेपर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक तो बनता है, ठीक है। RMNCH प्रोग्राम फोकस किस पे कर रहा है? अब इसका फुल फॉर्म सिंपल सा निकालना था आपको और कुछ नहीं करना था, ठीक है। R4 रिप्रोडक्टिव, M4 मैटरनल, N4 न्यूबॉर्न, C4 चाइल्ड, if H प्लस A एडोलसेंट हेल्थ। तो राइट आंसर से यहाँ पे ए, ठीक है। विच वैक्सीन जो बर्थ पे दी जाती है, BCG दी जाती है, पोलियो दी जाती है OPV फॉर्म में, और हेपेटाइटिस बी देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस में BCG आपका करेक्ट आंसर है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन था चेन ऑफ इन्फेक्शन पे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चेन ऑफ इन्फेक्शन आपसे पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है चेन ऑफ इन्फेक्शन की। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पोर्टल ऑफ एग्जिट टू होस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वोयर, ससेप्टिबल होस्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्वोयर, पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ससेप्टिबल होस्ट, इन्फेक्शियस एजेंट। पोर्टल ऑफ एंट्री infectious agent, susceptible host, mode of transmission, portal exit from reservoir or sources or reservoir. Infectious agent, reservoir, source, portal of exit from reservoir of sources, mode of transmission, portal of entry to the host or susceptible host. तो 84 का आपका राइट आंसर हो डी। क्या राइट आंसर होगा इसका? डी राइट आंसर होगा। इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वोयर ऑफ सोर्सेस, यहाँ से वो एग्जिट करता है रिजर्वोयर से, फिर जाता है एमओटी के थ्रू एंट्री मारता है होस्ट में और उसको बनाता है ससेप्टिबल होस्ट, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। एक करेक्ट चेन ऑफ इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है अंडर वाइटल स्टैटिक्स में कौन सा इंडिकेटर्स आप इंक्लूड करने वाले हैं? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ याद रखना है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपसे पूछा गया कि वॉट टाइम जब एवरेज टर्म बेबी का वेट हो जाता है डबल, तो कब हो जाता है? 5th मंथ में। तो 4 to 6 मंथ, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रेगनेंसी क्वेश्चन से बहुत अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चंस बहुत अच्छा इम्पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछा गया है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है क्या? गेस्टेशनल एज कहाँ से? तो प्रेगनेंसी रिजल्ट हो रही है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव आप टेक्नोलॉजी से कैलकुलेट करनी है आपको गेस्टेशनल एज, तो कब से करोगे? डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर्स, ठीक है। डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर्स प्लस 266 डेज, ठीक है। डी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉल्स पेन ऑफ लेबर? तो लेबर का फॉल्स पेन कहाँ से रिलेट करता है? कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमिनल और ग्रोइन से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी का आपको इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया 30 to 180 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, और ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया प्राइमरी सोर्स न्यूट्रिशन का किसके लिए? इन्फेंट के लिए। इन फर्स्ट 6 मंथ क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट करते हुए चलो अपने क्वेश्चनों को, और जो क्वेश्चंस आपके डाउटफुल हैं वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही फ्री रहूंगा मैं आपके आंसर्स कमेंट में देता रहूंगा, और आपको लेकिन इतनी सी हेल्प करनी है, अपने जितने आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने किए हैं इस पेपर में वो आप कमेंट सेक्शन में रखना, ताकि मुझे कट ऑफ का आइडिया आ जाएगा। मैं फिर भी इस पेपर के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बता दूंगा एंड में। उसके बाद प्रिडिक्शन ही मैं फुली आपको आपके कमेंट्स देख के बताता रहूंगा, और ग्रुप्स में भी मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर्स के बाद में एक पोल अपलोड करूंगा, उसमें आप पोल में आप जवाब दे दीजिएगा। पोल से थोड़ा सा आइडिया बेहतर लग जाएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर पे है। MIS सिस्टम जो होता है, मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपसे ये पूछा गया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
तो देखिए, टू रिड्यूस एम्प्लॉय सैलरी ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्रिएट कस्टमर कंप्लेंट ये भी नहीं है, टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये भी नहीं है, टू एनहेंस कम्युनिकेशन अमोंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो MIS कंप्लेंट, रिड्यूस एम्प्लॉय सैलरी, इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डी आंसर यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी एक्शन पूछा गया है आपसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स का, ठीक है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स किस में देते हैं अपन? फीवर में देते हैं। किस में देते हैं? फीवर में। क्यों देते हैं? ताकि ये टेम्परेचर को लो करे, तो रिड्यूस एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे फिर से डेमोग्राफिक साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई। डेमोग्राफिक साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई स्टेजेस की, ठीक है। तो कौन सी होगी? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी होगी। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, प्राइमरी फंक्शन पूछा गया किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटा एसिड, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी मुझे डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो इस पर मैं प्रेफरली आंसर आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने पूछा है एंटा एसिड यूज का कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो कॉमन ADR जो होता है एंटासिड का, वो डायरिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन दोनों होता है, ठीक है। डायरिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। अब RSS भी इसको क्या डाउट क्लियर करती है, वो RSS भी जाने। तो अकॉर्डिंग में मेजोरिटी पे जो आंसर जाएगा वो तो जाएगा ए, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डायरिया यहाँ पे करेक्ट जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी सही होता है, ठीक है। तो दोनों में से आप देख लेना, बोर्ड का आंसर की आपकी फाइनल रहेगी। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी भी आंसर की पे इतना ट्रस्ट नहीं हो जाना है। आंसर की सिर्फ आपकी प्रिडिक्शंस को क्लियरेंस देने के लिए बनाई जाती है, ताकि आपको इतना श्योर हो, क्योंकि आपकी स्टडी अगर अव्वल दर्जे की है तो उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं होती, उसमें आप अपना प्रिडिक्शन खुद निकाल सकते हैं। सपोर्ट सिर्फ इतना मिलता है कि आपको एक थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है, क्योंकि जब हम थे तब हम भी ऐसे ही आ, खुद ही सॉल्व करते थे। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट, सॉरी असेसमेंट नहीं है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपसे अप्रोप्रिएट सीक्वेंस पूछी गई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। तो करो, असेसमेंट करा, फिर प्लानिंग करा, फिर इम्प्लीमेंट किया उसको, और फिर इवेलुएट करते हो आप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या टाइप नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो क्या है? देखिए, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। ब्लड बैंकिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। एडमिशन, डिस्चार्ज और ट्रांसफर कार्ड होता है, बिल्कुल होता है। और फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पूछा आपसे, राइनाइटिस क्या होता है? राइनाइटिस किसको कहते हैं? राइनाइटिस किसको कहते हैं? हम आइटिस लगाए, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, और राइनिस से वर्ड आया नोज से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नोट ए पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग? तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हॉस्पिटल में, आपको पता है, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन भी होता है, एजुकेशनल भी होता है, फाइनेंशियल बिलिंग के लिए भी वो जरूरी है, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, डिले इन डिसीजन मेकिंग, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भैया, ये इसका पर्पज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बनी ही किसके लिए है? ताकि डिसीजन मेकिंग तुरंत हो सके, ठीक है, डिले ना हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि मैन कोज क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का? तो देखिए, बैक्टीरिया कम्युनिकेबल का होता है, पैरासाइट कम्युनिकेबल का होता है, वायरस भी कम्युनिकेबल का होता है। नॉन कम्युनिकेबल का कौन हुआ? लाइफ स्टाइल, जैसा आप खाते पीते रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेडेंट्री आपकी लाइफस्टाइल है, आप अल्कोहल यूजर हैं, मतलब कहने का मतलब जो पेशेंट क्लाइंट पर्सन होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं, ज़्यादा वसा युक्त फैटी चीज़ खा रहे हैं, लाइफस्टाइल पूरे दिन भर बाहर का ही खाते रहते हैं, तो उनको ये चीज़ें होनी नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम स्कोर पूछा आपसे अबगार का, तो कितना होता है? 10 होता है, ठीक है, यहाँ कोई गणित लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कॉपर 380 ए। कॉपर डी से आपसे क्वेश्चन पूछा, 380 कब तक वैलिड रहती है? 10 साल तक रहती है, तो सी आपका आएगा, ये कॉन्सेप्शंस को प्रिवेंट करती है। फिर पूछा आपसे, स्कर्वी जो बीमारी होती है वो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होती है? तो साहब विटामिन सी, जिसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। फिर पूछा आपसे कि कौन सा फर्स्ट एड का एम नहीं है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चंस मुझे आपका डाउटफुल लगा है,
यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था इन्होंने कि कौन सा नहीं है फर्स्ट एड का एम। तो देखिए फर्स्ट एड है ना, वो इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है, लाइफ को भी प्रिवेंट प्रिजर्व करता है, रिकवरी को भी प्रमोट करता है, और मेडिकल कंडीशंस को अगर वो वर्ष होने से बचाता है तो बिल्कुल बचाता है। अगर एक व्यू से अपन देखेंगे तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है। भाई मेडिकल कंडीशन, मान लीजिए कोई आपके पास में छोटी सी कंडीशंस लेके आया और आपने उसको फर्स्ट एड दे दिया, तो वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उसको वर्ष नहीं होगी, खराब नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एड का ये भी एम होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में इन्होंने दिए हैं, तो अब इस ऑप्शंस को भी मैं डाउटफुल कह रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है जो राइट यहाँ पे माना जाएगा। अब आरएसएस भी इसको क्या मानती है वो आप देख लेना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका डाउटफुल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल्स कीपिंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखती है, उसका क्या प्रिंसिपल है। उसका प्रिंसिपल ये होता है क्योंकि वो उसके लीगल जो कॉम्प्लियंस होते हैं उनमें वो इंश्योर करती है। तो एंश्योर लीगल कॉम्प्लियंस, तो रिकॉर्ड हॉस्पिटल में इसीलिए रखे जाते हैं ताकि उन पे कोई लीगल एक्ट अगर होता है फ्यूचर में या पास्ट में हुआ हो, पास्ट के केसेस को लेके, तो वो उस समय वहां पे वो जो रिकॉर्ड है वो उनको सेव कर सकें, ठीक है, उस यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कौन सी ड्रग है जो यूरिनरी एक्सक्रेशन करती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का तो कौन करती है साहब, डाययूरेटिक करती है, जो रिलीव करती है एडिमा को भी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलार प्रेगनेंसी, देखिए आपको पता है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सोनोग्राफी में कैसी दिखती है, तो सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस दिखती है, तो सी यहाँ पे सही है। फेवरेट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर का जो फ्लूइड इंटेक है वो कैसा होना चाहिए। मदर का फ्लूइड इंटेक भाई साहब बढ़ना चाहिए ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज टू मीट मिल्क प्रोडक्शन डिमांड, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड क्यों यूज किए जाते हैं, तो हेडेक के लिए तो नहीं यूज करते हैं, पेन के लिए क्या यूज करते हैं, पेन किलर, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, तो एंटासिड किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, तो सी यहाँ पे सही है। गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए हम यूज करते हैं। फिर देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या नहीं है, फैट मैक्रो है, प्रोटीन मैक्रो है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो है, विटामिन जो है वो माइक्रो है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है फिर से, पहले से ही पता था मैच तो करवाएगा ये, टाइम खराब करना है इसको, ठीक है। तो देखिए वेक्टर बोर्न डिजीज में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो मलेरिया बिल्कुल सही है, इन्फेक्शियस में आपकी टीबी सही है, जूनोटिक यानी जानवरों से तो रेबीज सही है, और वाटर बोर्न कोलेरा सही है। तो पहला हुआ आपका दूसरे से और दूसरा हुआ पहले से, तो पहला हुआ दूसरे से, दूसरा हुआ पहले से, तीसरा हुआ आपका चौथे से, और चौथा हुआ आपका तीसरे से, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला स्टेप आपको पूछा गया है जब किसी पेशेंट को कन्वल देना है, तो क्या आप टाइट क्लोथिंग को यूज करोगे, ठीक है, उसके फेस पे पानी की कपड़े डालोगे, नहीं साहब, होल्ड करोगे उसको डाउन टू प्रिवेंट इंजुरी, बिल्कुल सही है, टू होल्ड देम डाउन टू प्रिवेंट इंजुरी, आप उसको होल्ड करोगे ताकि वो गिर ना जाए और उसको इंजुरी ना हो, ऑब्जेक्ट माउथ में कभी भी नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 28 से 36 वीक के बीच में कितनी एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए, तो वीकली होनी चाहिए, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी रहेगा। ये क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, P2+1, तो P2 इंटीग्रेट करती है ग्रेविडा को, ठीक है, ग्रेविडा को भी करती है और प्रेगनेंसी को भी करती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो P2 का मतलब दो प्रेगनेंसी है और एक का मतलब एक अबॉर्शन है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यूटीआई को आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे इन प्रेगनेंसी में, तो यूटीआई को आप कैसे कर पाओगे, यूरिनरी डिपिस्टिक टेस्ट से, सो डी। यहाँ पे आपको स्लाइड दी जाती है, जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी यूरिन जैसे कलेक्शन करके लाते हैं तो डिपिस्टिक करके उसमें अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में पूछा आपसे शॉक, अब देखिए शॉक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार हर पेपर में पूछ लेते हैं, यहाँ पे इसका सिम्टम्स पूछा गया, तो शॉक में क्या होता है, हाइपोवोलेमिया, उसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड क्लैमी स्किन आपको फील होती है, पेशेंट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, हाइपोटेन, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ना होके लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। 117 देखिए,
117 में देखिए क्वेश्चन फिर से। अब जाहिर सी बात है भाई, आप सीएचओ बनने वाले हो तो सीएचओ से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो कौन सा इम्यूनाइजेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा प्रेगनेंसी में? सीधी बात है, लाइव नहीं दे सकते आप, तो कौन सा नहीं दे पाओगे? विच इम्यूनाइजेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप क्या नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, रूबेला नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडियल टाइम पूछा गया है आपसे टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ। जितना जल्दी हो सके उतना। तो नियरेस्ट कौन है? विद इन 1 आवर, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट नेटल पीरियड कॉमनली कब तक होता है? तो फर्स्ट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी ये होता है, तो सी। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सिंपल सिंपल है। एमटीपी एक्ट पूछा गया आपसे, कब आया है? 71 में आया। लागू कब हुआ था? तो 1972 में। ठीक है, यहाँ पे ये अमेंड हो गया था, अप्लाई हो गया था। 71 इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऑप्शन, असरेशन और उसका रीजन। तो असरेशन क्या है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो अडॉप्ट हुए थे ड्यूरिंग मिलेनियम समिट में सितंबर 2000। रीजन क्या दिया गया कि एमडीजी ने फोकस किया है डेवलपमेंट और पुअर्टी इरेडिकेशन, बिल्कुल सही है, विद 3 ऑफ 8 गोल्स बीइंग हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। तो राइट आंसर यहाँ पे ए, क्योंकि सारे सही हैं। रीजन जो है वो एक्सप्लेन प्रॉपरली कर रहा है ए को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट देखिए, डाटाबेस टेबल होती है कंप्यूटर में, उसमें कॉलम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है साहब? कॉलम रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट टू स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्कशीट के नाम से जाना जाता है, सी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के। फायरवॉल, अब देखिए फायरवॉल क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम होता है तो जो हैकर होता है वो किसको ब्रेक करता है? वो इसी को ब्रेक करता है। जो भी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स होती हैं वो सब फायरवॉल से प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, तो फायरवॉल की लेयर होती है, वो प्रोटेक्टेड लेयर होती है, तो उनको ब्रेक आप करते रहोगे तो वो हैक करते रहोगे। तो इसका मतलब क्या होगा? मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रिवेंट इलीगल एक्सेस टू ए नेटवर्क। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो तो थोड़ा अपडेट हो जाओगे आप। ठीक है, व्हाट इज द मैड पॉसिबिलिटी आईटी एक्ट ऑफ 2000? अब देखिए, आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिकल और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे। तो फिलिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली विद गवर्नमेंट एजेंसीज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि कौन सी डिटेक्शन टेक्निक है जो यूज की जाती है कोड सिमिलरिटी टू लेबल ए हार्मलेस एप्लीकेशन एज ए थ्रेट? किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर कोई थ्रेट है तो उसको यूज कोड करने के लिए कौन सी टेक्निक आप यूज करते हो? तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस जो यूजफुल होती है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, जो कि अंडरस्टैंड कर सकता है टेक्सुअल आउटपुट को जनरेट बाय कंप्यूटर? ठीक है, अब मान लीजिए कोई ब्लाइंड वाला पर्सन है, विजुअली चैलेंज है, तो उसके लिए टेक्सुअल जो आउटपुट है वो उसको कंप्यूटराइज कैसे पता चले? तो वो पता चलती है बायरियल डिस्प्ले डिस्प्ले मॉनिटर से। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायरियल डिस्प्ले मॉनिटर से। नेक्स्ट है कि साइबर अपील ट्राइब्यूनल। अब देखिए इस पे दो क्वेश्चन आ गए, मैच में भी आया था, यहाँ भी आ गया। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल एंटरटेन एन अपील आफ्टर 45 डेज। कब कर सकते हो आप? जब आपके पास सफिशियंट कोज हो, तो 45 डेज में आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर आपको पता है क्या पार्ट है? सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ब्रॉड कैटेगरी है। प्रोग्राम टूल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लैंग्वेज प्रोसेसर का आपको एग्जाम्पल बताना है। लैंग्वेज प्रोसेसर का एग्जाम्पल कौन होता है? कॉम्पिलर। कॉम्पिलर, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैच करना है, सिंपल है। हाइपोक्रोमिक, इधर मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और मेगालोब्लास्टिक। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्या होता है, सेल का कलर क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मो और क्रोमिक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, कलर को। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो बड़ी हो, तो सेल बिगर देन नॉर्मल। हाइपो का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल कलर होता है उससे कम कलर हो, तो सेल पेलर देन नॉर्मल। और मेगालोब्लास्टिक का मतलब सेल लार्ज भी है और इमेच्योर भी है। तो इसको यहाँ पे टच कर दो, बना लो। अब क्या बना, तो पहला बना है 2 से, पहला बना है 2 से, दूसरा बना है तीसरे से, और तीसरा बना है चौथे से, और पहला बन गया फोर्थ से। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है फर्स्ट वंडर ड्रग किसको कहा गया, फर्स्ट वंडर ड्रग कहा गया था साहब फर्स्ट एंटीबायोटिक को, जो कौन थी, पेनिसिलिन, जिसको किसने डिस्कवर करा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट देखिए, पहला स्टेप आपको बताना है फर्स्ट एड का, एज डॉग बाइट। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, डॉग बाइट पे आजकल एबीसी से लेके बहुत से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, पोस्ट प्रोफाइल एक्सेस वगैरह पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सिंपल सा होता है कि डॉग बाइट जैसे ही करता है, तो फर्स्ट एड आपको कुछ नहीं करना होता, उस वुंड को आपको क्लीन करना होता है सोप और प्लेन वाटर से। तो यहाँ देखिए कहाँ है, वॉश द वुंड थ्रूली विथ ए सोप एंड वाटर। तो राइट आंसर आपके आपके अपने डी हो जाएगा। इसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, तो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना। बॉर्डीनेला पार्टोसिस वूपिंग कफ का होता है, माइक्रो मीजल्स का होता है, और ये डिप्थीरिया का होता है। 135 देखिए 135 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सॉफ्ट स्किल पे क्वेश्चन है शायद, आई थिंक, बिल्कुल सॉफ्ट स्किल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कैटेगरी सॉफ्ट स्किल में नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बिल्कुल होती है, लीडरशिप होती है, टीम वर्क होती है, पर जजमेंटल नहीं होती है। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया आपसे अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो ऑडिट नहीं है। बाकी कास्ट पोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी होता है, नेशनल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, और ऑडिट जो है वो एक प्रकार का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता। पीएसए एक्ट, ठीक है। ठीक है, पीएसए टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने वाली बात थी नहीं। फिर देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। इकोनॉमी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, requirement of organization, which of following factors is not affecting फाइनेंशियल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ये इसको अफेक्ट नहीं करती, बाकी इकोनॉमी भी करेगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी करती है, और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं करता है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक रीजन है, वही बात है। रिकवरी पोजिशन इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट हु आर ब्रीथिंग। The positions keep the airway clear and reduce the risk of respiration. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, रिकवरी पोजीशन इज यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट हु आर ब्रीथिंग। आपको रिकवरी पोजीशन के लिए पूछा गया, जो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जो कि हु आर ब्रीथिंग, ब्रीथ ले रहा है। दिस पोजीशन कीप द एयरवे क्लियर, ओके, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेशन। This position keeps the airway clear and reduce the risk of respiration. तो अकॉर्डिंग रिकवरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सिंपल है कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है तो जिसको आप रिकवरी पोजीशन यूज कर रहे हैं, तो रिकवरी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, एयरवे ओपन हो ताकि वो आराम से सांस ले सके और रिड्यूस हो सके एस्पिरेशन का रिस्क। ठीक है, एस्पिरेट नहीं कर जाए। तो रीजन जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर को। अब देखिए सवाल यहाँ पे स्क्रीनिंग का है, तो स्क्रीनिंग आपको ध्यान रखना है, मेमोग्राफी की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर को अगर आपको स्क्रीनिंग करना है तो बेटर ऑप्शन आपके पास में क्या है, मेमोग्राफी है। दूसरा क्या है कि कौन सी टेक्निक जो सुपरविजन में यूज नहीं होती है, सुपरविजन में जो यूज नहीं होती है, तो कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती है, तो एनाडैक्टल रिपोर्ट्स, इंटरव्यू,
इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक यूज इन सुपरविजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है और यानी डी, इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड। इनिशियल आप किसी भी रिकॉर्ड से किसी भी कैंडिडेट को सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए 142, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल बिल्कुल सही है, हैंड वॉशिंग बिल्कुल सही है, पीपी बिल्कुल सही है, बैलेंस डाइट यहाँ पे गलत आंसर है। मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको पूछी गई है डेफिनेशंस। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशंस क्या होती है? A state of well-being where an individual recognize their abilities, copes with normal life or stress। तो राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। फूड आइटम जो रिच होता है आयरन में, तो आयरन में कौन सा रिच होता है? राइस, शुगर, मिल्क नहीं होता है साहब। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 145, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इवैल्यूएशन, मार्केटिंग, बजट और प्लानिंग। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या राइट आंसर होगा इसका? 145 का राइट आंसर आपका होने वाला है मार्केटिंग। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इवैल्यूएशन भी जरूरी है, प्लानिंग भी जरूरी है और बजट भी जरूरी है, क्योंकि यही नहीं होंगे तो फाइनेंशियल मैनेज कैसे कर पाओगे आप। ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आपके लास्ट क्वेश्चनों पे। 146, वेक्टर बोर्न डिजीज का आपको एग्जांपल पूछा गया है फिर से, तो क्या होगा बताइए? तो हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज नहीं है, मलेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। 147 में कैल्शियम इंपोर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, वाई? क्योंकि ये बेबी के बोन्स और टीथ फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ह्यूमन स्केलेटन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो राइट आंसर यहाँ पे ये है। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। 149 पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा भी मुझे क्योंकि थोड़ा घुमाया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का टाइप नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, कार्डियोवास्कुलर भी है और क्रोनिक, लेकिन नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो ये भी सही है। बट इन्फेक्शियस डिजीज तो सीधी सीधी कम्युनिकेबल है। ठीक है, कौन सी है? कम्युनिकेबल है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। और लास्ट ऑप्शन क्या है? आपसे कम्युनिकेशन का सेटअप पूछा गया कि कम्युनिकेशन का आपको सीक्वेंस बताना। सीक्वेंस में देख लीजिए आप 4 से 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप सेंडर को, तो सेंडर ने भेजा मैसेज, मैसेज पहुंचा चैनल के थ्रू रिसीवर के पास और रिसीवर देता है इसको फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे मैसेज से स्टार्ट हुआ है, गलत मैसेज, ये भी गलत, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। सो पेपर आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, 150 आपके एमसीक्यूज हैं, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चंस, 1/3 आपका नेगेटिव है। बात कर लेता हूं मैं कट ऑफ की। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग जैसा पेपर आपका बनाया गया है, तो मैं आपको 2 प्रेडिक्शन बताऊंगा। 2 प्रेडिक्शन ये हैं, एक है नर्सिंग और एक है आपकी नॉन नर्सिंग। ठीक है, ठीक है, तो नर्सिंग में एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि नर्सिंग में इधर हम लिख देते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को सिमिलर मैं इन दोनों के बीच में ही ऐड कर दूंगा। तो नर्सिंग में आपके लगभग लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मान लेते हैं और नॉन नर्सिंग में आपके 50 क्वेश्चन हैं। एवरेज क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिला के बात करें तो 150 एमसीक्यूज की बात करता हूँ मैं। तो नर्सिंग में जनरल कैंडिडेट के लगभग 65 एमसीक्यूज और नॉन नर्सिंग में आपको मान के चलिए 25, टोटल हो जाएगा ये 90। तो 90 एमसीक्यू यानी 90 से 94 ही मान के चलो आप, इतने एमसीक्यू आपके करेक्ट होने चाहिए जनरल वालों। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी थोड़ा सा ही ज्यादा वेरिएशन इसमें आपको ओबीसी में ज्यादा नहीं मिलेगा।
सिंपल सीधी सी बात करूं तो 63 एमसीक्यूज आपके बैठने चाहिए 65 के बीच बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आपको 23rd से लेके 25 इतना मान के चलो। कहने का मतलब ये है, एवरेज में आपको बताऊं तो 88 से लेके और 93 के बीच में अगर एमसीक्यूज ओबीसी वालों के सही हैं तो आई एम श्योर वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एससी की। एससी के कैंडिडेटों के नर्सिंग के क्वेश्चंस लगभग 60 के आसपास सही होने जरूरी हैं, और नॉन नर्सिंग में कम से कम आपके क्वेश्चंस 20 से लेके 23rd तक आपके एमसीक्यू सही होना जरूरी है, ठीक है। एसटी की मैं बात करूँ तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 58 एमसीक्यू से लेके 60 एमसीक्यूज आपके भी बैठने चाहिए, ठीक है। जनरल के अकॉर्डिंग 60 से 70 के मान के चलो आप, ठीक है। तो और यहाँ पे आपके रिलैक्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 क्वेश्चन बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे टोटल बैठेगा 80 के आसपास। तो अगर ग्रोस की मैं बात करूँ, तो जनरल कैंडिडेट के मार्क्स लगभग 95 एमसीक्यूज होने चाहिए करेक्ट। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी के लगभग 90 से लेके 94 एमसीक्यूज बैठने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो एवरेज 90, और एससी ये लगभग 88 के आसपास बैठेगा। एसटी जो है वो 85, अगर एमसीक्यूज उसके ठीक जा रहे हैं तो ठीक है, उसका बैठ जाएगा 1/3 नैक में, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आया हो। आप सभी व्यूवर्स को मेरी और वाइटल तरफ नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और रही बात एक इंफॉर्मेशन की, तो आप अगर गुजरात के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेज आप एक बार देख सकते हैं। काफ़ी बार मैंने ग्रुप्स में भी डलवाया भी है, रेड भी किया है। मेरा मेन पॉइंट ये होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार आप डेमो सेक्शन हमारे देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको डेमो अच्छे लगते हों और अगर आपको इंक्वायरी रहती है तो टाइमलाइन पे आपके मेरे यहाँ पे नंबर हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपना ओपिनियन जरूर रखेंगे जो भी आपके मार्क्स रहते हैं। मिलता हूँ एक नए लेक्चर्स और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।